नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और काला आदमी। मकड़ी रानी और काला आदमी, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। कुछ ही देर में सीरियल काला आदमी का तीसरा एपिसोड टीवी पर प्रसारित होने जा रहा था, इसलिए अजय समय से पूर्व ही टीवी खोलकर बैठ गया और बेसब्री से सीरियल के प्रसारण का इंतजार करने लगा। उफ, अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। तभी कर कर इस समय कौन आ सकता है? घंटी लगातार बज रही थी। अजय झुंझलाते हुए दरवाजे की तरफ लपका। कमबख्त को जरा भी सब्र नहीं है। और फिर अजय ने जैसे ही द्वार खोला, अरे विजय, तुम? शुक्र है तुम घर पर ही मिल गए, वरना आज अकेले ही बोर होना पड़ता। तुम सही वक्त पर आए हो, तुम्हारी बोरियत अभी दूर हो जाएगी। अच्छा होता टिंगू भी इस समय यहाँ आ जाता। वह पट्ठा रामलीला की रिहर्सल में गया है। सुना है हनुमान का रोल इस बार वही करेगा। यह टिंगू भी अजीब है, हमेशा उस पर कोई नई सनक सवार रहती है। वो तो रिहर्सल में मस्त है, पर हम क्या करें? इधर काफ़ी दिनों से न तो मकड़ी दीदी ने हमें कोई काम सौंपा है और ना ही कोई नया केस हमारे हाथ लगा है। इधर स्कूल की छुट्टियां हैं, समझ में नहीं आता ये छुट्टियां कैसे कटेंगी। लगता है इन दिनों तुम कुछ ज़्यादा ही बोर हो रहे हो। तभी अब से कुछ ही देर बाद देखिए, काला आदमी। विजय चौंकता हुआ बोला, ओ माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज टीवी में काला आदमी आ रहा है। यह एपिसोड देखने के लिए तो मैं कई दिनों से बेचैन था। शायद इसलिए क्योंकि इस एपिसोड की शूटिंग के दौरान काला आदमी का रोल अदा कर रहे कलाकार की मौत हो गई थी। बेशक एक वजह तो यही है, लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि मुझे यह सीरियल पसंद भी बहुत है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर काले आदमी जैसा किरदार वास्तव में प्रकट हो जाए तो क्या होना क्या है, उसका भी वही हर्ष होगा जो अन्य अपराधियों का होता है। अजय कुछ इस अंदाज में बोला था कि विजय को हंसी आ गई। हा हा हा। तभी सीरियल आरंभ हो गया और अजय विजय की निगाहें टीवी पर स्थिर हो गई। अगर काले आदमी को इतना रहस्य में न रखा गया होता तो बाकी के सीरियल किसी दूसरे कलाकार द्वारा पूरे करने मुमकिन न होते। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं इस सीरियल की प्रोड्यूसर डायरेक्टर पंकज मलिक की कोठी पर एक बार जा चुका हूँ। अचानक सीरियल का प्रसारण रुक गया। दिस इज टू मच विजय। जब भी कोई मज़ेदार प्रोग्राम रिले होता है, कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। लगता है दूरदर्शन केंद्र की बिजली चली गई है, वरना अब तक वे रुकावट के लिए खेद जरूर प्रकट कर देते। लेकिन हमारा मजा तो किरकिरा हो गया ना। घबराते क्यों हो? बिजली दूरदर्शन केंद्र की गुल हुई है, हमारी नहीं। अतः हम पूरा सीरियल देख सकेंगे। तभी हमें खेद है कि बिजली फेल हो जाने के कारण कुछ देर के लिए आप हमारा कार्यक्रम न देख सके। खेद प्रकट करने के बाद युवती का चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया। अजय और विजय प्रोग्राम आरंभ होने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन जब 2 मिनट गुजर गए और सीरियल आरंभ न हुआ तो विजय झुंझला उठा। हद हो गई, खेद व्यक्त करके सब सो गए हैं क्या? कमाल है, प्रोग्राम शुरू होने में इतनी देर, और इससे पहले कि विजय टीवी वालों पर कोई व्यंग कसता। हमें अफसोस है कि किसी कारणवश हम काला आदमी का सीरियल आज प्रसारित नहीं कर पाएंगे। उसके स्थान पर ओह शिट, अब क्या खाक देखेंगे? मुंह बनाते हुए अजय ने टीवी ऑफ कर दिया। अजीब बात है, ऐसा क्यों हुआ कि सीरियल का कुछ अंश दिखाने के बाद उसका प्रसारण रोक दिया गया? अजय गहरी सोच में डूब गया। अजय को सोच में डूबा देख क्या सोचने लगे अजय? लेकिन इससे पहले कि अजय विजय के प्रश्न का जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी। अजय ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, अजय हियर। अजय, तुम फौरन जनरल हॉस्पिटल चले आओ, मैं तुम्हें रिसेप्शन पर मिलूंगा। अजय उस आवाज़ को फौरन पहचान गया। टिंगू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ, कहकर टिंगू ने संबंध विच्छेद कर दिया। अतः रिसीवर क्रेडिल पर रखते हुए अजय बोला, हमें जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। टिंगू वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन क्यों? यह तो वहाँ पहुँचने पर ही पता चलेगा, कहते हुए अजय द्वार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जल्द ही अजय विजय जनरल हॉस्पिटल पहुंच गए। मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी कर जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे, टिंगू लपकता हुआ उनके करीब पहुंचते हुए बोला, सही वक्त पर पहुंचे अजय भैया। अब तक उसे होश आ गया होगा। कौन है वह? क्या हुआ है उसे? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। फिर टिंगू अजय विजय के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ता हुआ बोला, जब मैं रामलीला की रिहर्सल खत्म करके अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था तो अचानक हमें किसी की चीख सुनाई दी, आ ड्राइवर, गाड़ी रोको। कार के रुकते ही हम नीचे उतर आए। तभी बचाओ बचाओ, शायद कोई मुसीबत में है, आओ देखते हैं। चलो। फिर ड्राइवर को वहीं रुकने का आदेश दे हम आवाज़ वाली दिशा में बढ़ गए। लेकिन अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि ओह, लाश
लगता है यही वह आदमी है जो सहायता के लिए चीखा था। अब क्या करें? मैंने आगे बढ़कर उस आदमी का मुआयना किया तो चौंक उठा। अरे, यह तो अभी जिंदा है, हमें फौरन इसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। और हम उस घायल व्यक्ति को उठाकर यहाँ ले आए। खुशी की बात यह है कि उसे गहरी चोट नहीं आई थी। डॉक्टर का कहना है उसे जल्द ही होश आ जाएगा, अतः मैंने तुरंत तुम्हें फ़ोन कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन यह मामला तो पुलिस का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी और उनकी बातचीत का सिलसिला टूट गया। जैसे ही लिफ्ट खाली हुई वे तीनों आगे बढ़े, लेकिन तभी हाय, आई, आह! और इससे पहले कि टिंगू, अजय, विजय संभल पाते, बड़ा बदतमीज आदमी था, अकेले ही लिफ्ट ले गया। मुझे तो दाल में काला नजर आता है। तभी कुछ सोच अजय उत्तेजित स्वर में बोला, हम सीढ़ियों से चलते हैं दोस्तों, लिफ्ट का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। और अगले ही कुछ पलों बाद चौथी मंजिल पर पहुंचते ही इधर, इस तरफ। लेकिन जैसे ही वे कमरा नंबर 40 के सामने पहुंचे, क्या हुआ सिस्टर? वो उसे मार डालेगा। कौन किसे मार डालेगा? परंतु अजय नर्स का उत्तर सुनने के लिए वहां रुका नहीं और तेजी से कमरे के द्वार की तरफ लपका। बता, कहाँ है वह वीडियो फिल्म? अरे, यह तो वही आदमी है। यह इस घायल से किस फिल्म के बारे में पूछ रहा है? कहीं यह मोटा इस घायल को मार ही ना डाले। यह ख्याल आते ही अजय ने उस स्थूलकाय नाट्य आदमी पर छलांग लगा दी। इस बीच विजय और टिंगू भी कमरे में घुस गए थे। कौन हो तुम? इस आदमी से किस वीडियो फिल्म के बारे में पूछ रहे थे? तुमसे मतलब? यह हमारा आपसी मामला है। ठीक है, अब तुम्हारा यह आपसी मामला पुलिस ही निपटाएगी मिस्टर। खबरदार, चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। लेकिन मोटे आदमी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो छोकरो, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना भून कर रख दूंगा। ओह, हो गई छुट्टी। खतरा भांप अजय बोला, हट जाओ वहां से, जाने दो इसे। अजय का आदेश सुनते ही विजय और टिंगू दरवाजे से हट गए। उनके हटते ही वह मोटा आदमी गजब की फुर्ती दिखाता हुआ कमरे से निकल गया। बाहर आते ही वह बड़बड़ाया, न जाने यह कमबख्त कहाँ से आ गए, मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। खैर, देखा जाएगा, फिलहाल यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। उधर बाहर से दरवाजा बंद होने का पता चलते ही तीनों दोस्तों ने उस अज्ञात मोटे व नाटे व्यक्ति के पीछे जाने का विचार त्याग दिया और लपक कर घायल व्यक्ति के निकट पहुंच गए, जो अब तक काफी हद तक संभल चुका था। कौन है आप? और वह कौन था जो आपकी हत्या कर देना चाहता था? घबराइए नहीं, हमारे सवालों का सही सही जवाब दीजिए, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। लेकिन घायल आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। घायल को खामोश देख, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? आप अस्पताल में हैं, मैं आपको घायल अवस्था में यहाँ लेकर आया था। आप हमसे कोई खतरा महसूस न कीजिए और हमें अपना शुभचिंतक समझिए। तभी अजय ने फिर प्रश्न किया, अभी अभी वह मोटा आदमी आपसे किस वीडियो फिल्म के बारे में पूछ रहा था? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। घायल का जवाब सुन अजय बुरी तरह चौंक उठा। तभी दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर तारकुंडे डॉक्टर व नर्स के साथ कमरे में दाखिल हुआ। अजय, विजय और टिंगू को वहां देख वह चौंकते हुए गुर्राया, ओह, तुम लोग पहले ही से यहाँ मौजूद हो। मारे गए, अब मेरी खैर नहीं। लेकिन आपने पहुंचने में देर कर दी अंकल, अपराधी हमें चकमा देकर भाग निकला। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? यह छोटा लड़का ही तो इस घायल को यहाँ लाया था जनाब। ये लोग समय पर यहाँ नहीं पहुँचते तो वह किलर जरूर मरीज की जान ले लेता। तभी इंस्पेक्टर तारकुंडे अजय से मुखातिब हो बोला, तुम बताओ, वह आदमी कौन था? हमारे लिए तो वह अजनबी ही था। हाँ, वह अगर दोबारा कभी हमारे सामने आ जाए तो हम उसे जरूर पहचान लेंगे। और फिर अजय ने सारी बात विस्तार पूर्वक इंस्पेक्टर तारकुंडे को बता दी। अजय की बात सुन इंस्पेक्टर तारकुंडे गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, वह तुम्हें कहीं नजर आए तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। अब फुटो यहाँ से। जी। कहने के साथ ही अजय अपने साथियों के साथ कमरे से बाहर निकल आया। अजय, विजय और टिंगू के जाने के बाद तारकुंडे ने घायल से वीडियो फिल्म के बारे में सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन आप मेरी जान ले लीजिए दरोगा साहब, पर मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सब याद आ जाएगा बच्चू, मेरा नाम भी तारकुंडे है, अच्छे अच्छों के मुंह खुलवा दिए हैं मैंने, मैं फिर आऊँगा। गुर्राते हुए तारकुंडे बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद वह फोन पर आईजी साहब को सूचना दे रहा था, सर, मैंने उस चोर का पता लगा लिया है जिसने दूरदर्शन केंद्र से वीडियो फिल्म चोरी की है। वह जनरल अस्पताल में भर्ती है। यहाँ से उसे छुट्टी मिलते ही मैं सब कुछ उगलवा लूंगा। शाबाश तारकुंडे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। उस आदमी पर कड़ी निगरानी रखो, वह भागने ना पाए। आप निश्चिंत रहिए सर। लेकिन आईजी मेहरा इस बात से अनभिज्ञ थे
कि एक्सटेंशन लाइन पर उनकी बेटी पूनम उनके वार्तालाप का एक एक शब्द सुन रही है। ओह, तो वह चोर जनरल अस्पताल में है। उधर अस्पताल से बाहर आ अजय, विजय और टिंगू तीनों मोटरसाइकिल पर सवार हो घर की ओर चल दिए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अचानक विजय बोला, मुझे तो यह मामला अत्यधिक संगीन नजर आ रहा है। हाँ, यह केस संगीन भी है और दिलचस्प भी। हमें तुरंत अपने ढंग से तहकीकात शुरू करनी होगी। तभी टिंगू अपने विचार व्यक्त करते हुए बोला, मेरे विचार से हमें उस वीडियो फिल्म का पता लगाना चाहिए जो इस फसाद की जड़ है। तुम ठीक कहते हो टिंगू, अगर वीडियो फिल्म हमारे हाथ लग जाए तो इस केस को हम बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। फिर तो हमें उस जगह चलना चाहिए जहां वह घायल व्यक्ति टिंगू को मिला था। अगर वीडियो फिल्म घायल आदमी के पास थी तो हो सकता है मारपीट के दौरान वह वहीं गिर गई हो। पर यह क्यों भूलते हो कि वहां कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था। हो सकता है वह फिल्म वही ले उड़ा हो। आखिर यह वीडियो फिल्म का चक्कर क्या है। तभी अजय के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। ओ माय गॉड, कहीं इस वीडियो फिल्म का संबंध काला आदमी सीरियल से तो नहीं है। तभी क्या सोचने लगे अजय। सोच यह रहा हूं कि क्यों न पहले यह मालूम किया जाए कि आज काला आदमी सीरियल के टीवी पर प्रसारित न होने का क्या कारण है। कहने के साथ ही अजय ने मोटरसाइकिल का रुख विपरीत दिशा में मोड़ दिया। विजय चौंकते हुए बोला, अब किधर चल दिए? क्या सारी रात सड़कों पर घूमने का इरादा है? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।